हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणकोष किस प्रकार बनता है, चित्र द्वारा समझाइए। मतलब आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोष किस प्रकार बनता है, उसको हमको चित्र के द्वारा समझाना है। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि भ्रूणकोष किसमें, आवृतबीजियों में क्या भ्रूणकोष की संरचना होता है, उसको हमको बताना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। आवृतबीजी में आवृतबीजियों का भ्रूणकोष भ्रूणकोष तो इनका भ्रूणकोष क्या होता है आवृतबीजियों का। इनका भ्रूणकोष होता है मादा युग्मकोद्भिद को दर्शाता है। किसको? मादा युग्मकोद्भिद को दर्शाता है। अब इसमें क्या होता है मादा युग्मकोद्भिद में या भ्रूणकोष में कि यह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय होता है। कैसा? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। 8 केंद्रकीय इनका क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद भी बोल सकते हैं या भ्रूणकोष बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे बनता है 7 कोशिकीय या 8 केंद्र की। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। क्या? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, विभाजन होगा। इसके फलस्वरूप क्या बनेंगे कि 8 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या? 8 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 8 नहीं, 4, सॉरी। क्या होता है कि 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें से 4 में से क्या हो जाते हैं, 3 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। और एक गुरु बीजाणु जो होता है, क्या? एक गुरु बीजाणु क्या होता है, वह बच जाता है या वह क्या होता है, विभेदित होता है। और वो किधर का होता है, प्रायः निभाग की तरफ का। निभाग की तरफ का क्या होता है, गुरु बीजाणु आगे उसका विभाजन होता है और वह बनाता है क्या, भ्रूणकोष। तो चलिए देखते हैं, चित्र की सहायता से हम समझते हैं। तो जैसे कि अगर देखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये है हमारा बीजांड। ये हमारा क्या हो जाएगा, बीजांड की संरचना हो जाएगी ये। और देखते हैं कि जो बीजांड है, ये कौन सा इसका सिरा है, ये इसका निभाग वाला सिरा है। और यह क्या है, बीजांड द्वार वाला सिरा। क्या? बीजांड द्वार वाला यह सिरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब विभाजन होगा तो कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, 4। कौन कौन से, 1 2 3 4। तो 4 में से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, ये 4 में से ये जो 3 गुरु बीजाणु है, ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यह एक गुरु बीजाणु क्या होता है, यह क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। और यह आगे क्या करेगा, विभाजन करेगा, विभाजन करेगा। तो यह विभाजन किस प्रकार करता है, तो इसमें होता है मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। तो जैसे कि अगर बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, भ्रूणकोष। तो यह उसका कौन सा सिरा हो जाएगा, यह हो जाएगा निभाग सिरा। और यह हो जाएगा बीजांड द्वारीय सिरा, बीजांड द्वारीय सिरा यह हो जाएगा। अब इसमें कितनी कोशिका है, कितना केंद्रक है, 1। अब इसमें क्या होगा कि निरंतर विभाजन होगा। कब तक, जब तक कि यह 8 कोशिकीय नहीं हो जाता है। तो 8 केंद्रकीय नहीं हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला विभाजन होगा। पहला विभाजन, पहले विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, इसमें एक कोशिका बनेगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा भ्रूणकोष। इसमें पहले विभाजन से होगा क्या कि केंद्रक टूटेगा, केंद्रक विभाजित होगा। कितनी कोशिकाओं में, केंद्रक विभाजित हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। और ऐसे ही आगे विभाजन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएंगी।
2 से 4 कोशिकाएं या केंद्रक हो जाएंगे। अब इसमें विभाजन कौन सा अगला इसके बाद विभाजन होगा, उसमें भी क्या हो जाएगा कि 4 से 8 कोशिकाएं हो जाएंगी और 4 से 8 केंद्रक हो जाएंगे और यह इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि 4 ऊपर और 4 नीचे व्यवस्थित होते हैं केंद्रक। अब ये जो विभाजन हुआ तीनों, ये विभाजन कैसा होता है, ये तीनों विभाजन कैसे होते हैं कि मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। क्या? मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है। मुक्त केंद्रीय विभाजन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ केंद्रक विभाजन करता है और जो उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, मतलब है कि कोशिकाएं नहीं बनती हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि यह जो कोशिकाएं हैं, ये जो केंद्रक हैं वह इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि जो यह भ्रूणकोश होता है उसमें क्या होगा कि 3 कोशिकाएं, 3 जो केंद्रक होंगे वह ऊपर की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे और उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3। 3 इधर व्यवस्थित हो गया ऊपर, जिसको जो कौन सा है, यह है निभाग वाला सिरा। अब जैसे यहाँ आएगा ये बीजांड, ये भ्रूणकोश क्या हुआ उल्टा हो गया, तो इधर क्या आ गया निभाग वाला सिरा और इधर क्या हो जाएगा आपका बीजांड द्वार वाला सिरा। कौन सा? बीजांड द्वार सिरा, द्वारीय सिरा हो जाएगा इधर। तो 3 कोशिकाएं ऊपर हो गई, तो इनको ये कौन सी कोशिकाएं हो जाती हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। और 3 जो होंगी क्या नीचे होंगी, 3 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी नीचे व्यवस्थित हो जाएंगी, जिसमें से एक कोशिका थोड़ा ऊपर रहेगी और 2 नीचे रहेंगी। अब इनमें से एक कोशिका जो होगी, एक वो हो जाएगी अंड कोशिका, ये थोड़ा ऊपर रहेगी, तो ऊपर वाली कौन सी हो जाती है अंड कोशिका और बाकी 2 हो जाती है सहायक कोशिका। और बाकी जो 2 केंद्रक होते हैं वो केंद्र में चले जाएंगे और दोनों संलयित होकर क्या बनाते हैं? द्विगुणित केंद्रक बना लेते हैं। कब? निषेचन के समय पे। तो ये 2 इधर हो गए, तो इनको क्या क्या बोलते हैं वो लिख लेते हैं। तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिध्रुव या प्रतिध्रुव कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? प्रतिध्रुव कोशिकाएं। ये 3 इधर हो गई। अब ये जो बीच में हुआ इसको क्या क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। अब ये जो नीचे है बीजांड द्वारी सिरे के तरफ की कोशिकाएं, जो ऊपर की है वो क्या है? अंड कोशिका, अंड कोशिका। और जो नीचे जो अंड कोशिका के नीचे जो दोनों है वो कौन सी कोशिकाएं हैं? वो सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, जो क्या करती हैं कि पराग नलिका को भ्रूण में प्रवेश करने का रास्ता प्रदान करती हैं। तो ये क्या हुआ हमारा भ्रूण कोश का आवृत्त बीजीय भ्रूण कोश का बनना। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।